आ गया, पीडीएफ आ गया। मैंने ना अभी जितने सर ने मतलब नोट्स भेजे हैं ना मैं अभी तक उसके बनाए हैं, ठीक है। तो तुम्हें कहीं भी गलती लगे ना किसी को भी तो मेरे को बताना प्लीज। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, आ रही है। ओके, सो इन दिस कोर्स वी विल स्टडी फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। मैंने इसमें सेकंड यूनिट से स्टार्ट किया है क्योंकि फर्स्ट यूनिट में अपना इंट्रो था और वो सिलेबस में भी नहीं थी बेसिकली जब सर ने बताया था। सो वी विल स्टार्ट डिस्कशन फ्रॉम सेकंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट अगर कोई पढ़ना चाहे पढ़ लेना, कुछ डाउट आते हैं तो वी विल डिस्कस हियर ओनली, ठीक है। जब हम यूज करेंगे तो फ्लूइड हमेशा हमारे सारे मोशंस में ही होंगे, तब स्टैटिक फ्लूइड कोई भी नहीं होगा। So fluid dynamics is a branch of science that deals with the study of the fluids in motion. ये फ्लूइड डायनामिक्स की डेफिनेशन है। नाउ नेक्स्ट, फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है कि एनीथिंग विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग इज कॉल्ड फ्लूइड और एनीथिंग विच इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स स्टेट्स इज कॉल्ड अ फ्लूइड, ठीक है। और एक सर ने भी नीचे डेफिनेशन दी हुई है सर के नोट्स में, इफ यू सी तो सर ने क्या दिया हुआ है कि अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली, that means that changes continuously when a shear stress is applied। ये एक तरह की फोर्स होती है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो when a shear stress is applied however small the shear stress may be, मतलब फ्लूइड क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है which is capable of flowing itself and which undergoes changing when a force is applied, so this is called a fluid। यहाँ तक क्लियर है? रिप्लाई करो कोई। हाँ ठीक है, सो ये डेफिनेशन होगी फ्लूइड की। एक बार ये जो सर वाला डेफिनेशन है वो रिपीट कर दो प्लीज। हाँ 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 श्योर। हमने क्या बोला फ्लूइड को, एक बार मैं दोनों बता देती हूँ। फ्लूइड क्या होता है, एनीथिंग विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग इज कॉल्ड अ फ्लूइड, ठीक है। और मोर रिग्रेस डेफिनेशन देनी हो तो क्या होगा, एनीथिंग अ फ्लूइड, जो सर ने दिया है, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली व्हेन अ शियर स्ट्रेस इज अप्लाइड। मतलब जब जब हम उसमें फोर्स देंगे, शियर स्ट्रेस एक तरह की फोर्स ही होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सो व्हेनेवर अ फोर्स इज बीइंग अप्लाइड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ शियर स्ट्रेस, ठीक है। व्हेनेवर अ फोर्स इज अप्लाइड इट चेंजेस कंटिन्यूअसली। कितने भी स्मॉल, ये जो लास्ट लाइन है ना ये बता रखी है कि चाहे हम थोड़ी सी भी शियर स्ट्रेस अप्लाई करें बट इट विल चेंज इट्स शेप, यू कैन सी, ठीक है। क्लियर है ये मतलब मीनिंग हम कितना भी कम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो चेंजेस होगा ही होगा, डिफॉर्म्स होता ही रहेगा। whenever we apply stress और कोई भी तरह की फोर्स दैट इट विल डिफॉर्म्स इटसेल्फ। पता है क्या, बेसिकली हमारा जो फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड हमारे पास तीन स्टेट्स होते हैं मैटर के, तीन होते हैं ना, सॉलिड लिक्विड गैसेस। चार 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 होती हैं। अच्छा चार होती है, फोर्थ कौन सी होती है? ये चौथी चौथी प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा। तो इसमें एक तरह से दो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हेलो, हाँ वैसे तो पांच फिर दो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी दो। स्टेट डिफाइन कर रहे हैं और फ्लूइड की स्टेट डिफाइन करते टाइम हम एक तरह से फ्लूइड को ना सॉलिड से अलग कर देते हैं। लिक्विड और गैसियस स्टेट में होते हैं फ्लूइड, सॉलिड में नहीं होते, ठीक है। अच्छा। वही यहाँ से, और वो चीज का डिफरेंस कि ये सॉलिड क्यों नहीं होता फ्लूइड, वो चीज का डिफरेंस यहाँ से पता कर पाते हैं हम, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड कुछ सब्सटेंस रखा है, इट 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 डज नॉट गोज अंडर एनी चेंज, अपने आप से नहीं करेगा ना। बट फ्लूइड इज अ सब्सटेंस which is capable of changing its shape, ठीक है। वन विच इज नॉट टर्म्ड एज सॉलिड, इसीलिए इसको सॉलिड नहीं बोलते, लिक्विड और गैसेस को हम फ्लूइड्स बोलते हैं। क्लियर है फ्लूइड की डेफिनेशन? यस यस, गॉट इट, थैंक यू। अब नेक्स्ट आते हैं कि फ्लूइड के डिफरेंट टाइप्स हैं। देखो पहले इस बुक में भी सबसे पहले इसका यही बता रखा है कि फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट देयर इज डिवाइडेड फ्लूइड इनटू कैटेगरीज है फ्लूइड की। दो टाइप के फ्लूइड है यहाँ पे, कंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। अब पढ़ते ये कौन कौन से क्या क्या होते हैं। कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है,
अब ठीक है, और करो। ओके ओके ठीक है। ओके, थैंक यू। So, fluid is being divided into two categories: compressible fluids and incompressible fluids. So first we will study about compressible fluids क्या होते हैं. So compressible fluids देखते हैं. Compressible fluid क्या होता है? A fluid is said to be compressible if its density changes with the change of pressure. मतलब जैसे जैसे मैं उस फ्लूइड में मैं प्रेशर को चेंज करूंगी, उस फ्लूइड का प्रेशर, ठीक है. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड. प्रेशर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड. जैसे जैसे हम प्रेशर लगाएंगे वैसे वैसे उसकी डेंसिटी चेंज होगी. दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबल. कंप्रेसिबल नाम से पता चल रहा है दैट कैन बी कंप्रेस्ड, है ना. तो उस तरीके से याद रखने के लिए हम सोच सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर लगा रहे हैं, मतलब एक तरह से तुम उस चीज को दबा ही रहे हो, प्रेशर दे रहे हो ना. सो इट जितना प्रेशर लगेगा उतनी उसकी डेंसिटी चेंजेस होगी. और डेंसिटी वी नो दैट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज, बाद में डेफिनेशन है डेंसिटी और प्रेशर की क्या है. डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में वो कितना मास ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी. तो यहाँ से देखो कि प्रेशर चेंज कर रही हूँ, फ्लूइड कोई भी फ्लूइड ले लो, वाटर को लेके चल लो, वाटर है किसी ट्यूब में है, ठीक है. मैं उस ट्यूब को प्रेस करती हूँ, दैट इज आई एम अप्लाइंग सम प्रेशर टू इट. तो उसके अंदर जो भी फ्लूइड होगा दैट विल चेंज इट्स शेप ऑल्सो. और कुछ ना कुछ कहीं कहीं पे ज्यादा हो सकता है वो फ्लूइड, कहीं कहीं पे कम हो सकता है. दैट मीन्स इट इज चेंजिंग इट्स मास बीइंग ऑक्यूपाइड इन दैट ट्यूब पर यूनिट वॉल्यूम. तो डेंसिटी चेंज हो रही है उसकी उस टाइम में, जैसे मैं प्रेशर लगा रही. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड. सो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. एंड प्रेशर की भी, प्रेशर का क्या मतलब होता है? व्हेन अ फ्लूइड इज कैप्ड इन अ वेसल, it exerts a force at each point of the inner side of the vessel. Such a force per unit area is known as pressure. देखो क्या है, जब किसी फ्लूइड को हम वेसल के अंदर रखते हैं, किसी भी कंटेनर के अंदर मान लो रखते हैं, then it will always exerts a force at each point of the inner side. कोई भी कंटेनर के अंदर है तो उसके अंदर के जो पॉइंट्स होंगे, वेसल के अंदर की तरफ जो पॉइंट्स होंगे, इनवर्ड में एक फोर्स आएगी, ठीक है. इनवर्ड में फोर्स आती है, उस फ्लूइड के ऊपर एक्सर्ट करता है वो. सच अ फोर्स, वो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड अ प्रेशर, ठीक है. वो प्रेशर होता है. सो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स कौन से होते हैं? whenever you change pressure, its density changes, that are called compressible fluids. और in our language, मान लो basic language हमें समझना हो तो क्या होता है, ये मैंने लिख रखा है. compressibility is the measure of how much a given volume of matter decreases. कितनी वॉल्यूम डिक्रीज होती है किसी मैटर की when placed under some pressure, ठीक है. जितना प्रेशर लगाओ तो कितना वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ये मेजरमेंट होती है. कंप्रेसिबिलिटी का मतलब बेसिकली ये होता है कि जैसे जैसे मैं प्रेशर लगाती जा रही हूँ वैसे वैसे उसकी वॉल्यूम कितनी डिक्रीज होती जा रही है. सो इफ वी पुट प्रेशर ऑन अ सॉलिड, अब देखो यहाँ भी डिस्टिंक्शन आ रही है फ्लूइड की फ्रॉम द सॉलिड. कैसे? if we put pressure on solid or liquid, there will not any change in volume. सॉलिड आना था, यहाँ पे लिक्विड नहीं आएगा. सो इफ वी पुट प्रेशर नहीं सही है, ये सॉलिड और लिक्विड दोनों सही है. ओके. तभी इसके एग्जांपल में गैसेस आती हैं. इसमें बोला है कि हम किसी भी सब्सटेंस को एक वेसल में रखते हैं और उसको जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए. तो जब हम लिक्विड को किसी भी वेसल में रखेंगे और उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा. हाँ. तो गैसेस जो होती है वो कंप्रेसिबल होती है. क्यों होती है? जैसे सॉलिड, ये सॉलिड कोई भी सब्सटेंस है तो इनको हम किससे समझ रहे हैं कि पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है इनके अंदर. वैसे देखो सॉलिड जो होता है सब्सटेंस, उसके अंदर पार्टिकल्स ना बहुत मतलब पास पास होते हैं, बिल्कुल कंजस्टेड होते हैं. जैसे ये, इनमें स्पेस पहले ही कम होता है. और लिक्विड में होते हैं जो पार्टिकल्स वो थोड़ा सा दूर हो जाएंगे. और गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जिन पार्टिकल से गैस बनती है उनके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं. सो अब मैं प्रेशर अप्लाई करती हूँ तीनों में, मैं इसमें कुछ प्रेशर अप्लाई करूंगी. सो दे आर सो कंजस्टेड. यहाँ पे तो मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है तो मैं ज्यादा वो मैंने किए नहीं है, ज्यादा मैंने मतलब इनको वो नहीं करा है पास पास. तो ये कहीं मूव नहीं करेंगे, ठीक है. वो यहीं पे ही रह जाते हैं, तो ज्यादा मूव नहीं कर पाते, क्लोज नहीं आ पाते, वो ऑलरेडी इतना क्लोज होते हैं. तो मतलब क्या हुआ कि इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी व्हेनेवर वी अप्लाई एनी प्रेशर. वैसे भी किसी भी सॉलिड को देख लो, कोई वुडन का बॉक्स है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो सॉलिड.
when you apply some pressure on that wooden box, does it change, undergoes any change in shape? नहीं जाता ना, वो वैसा ही तो रहता है. So इसीलिए this is not an example of compressible fluids because it does not changes its shape. That is it change shape मतलब मान लो मास में ही चेंज नहीं हो रहा क्योंकि वो वैसे का वैसा रहेगा. तो ये कंप्रेसिबल फ्लूइड में ये नहीं आएगा. सॉलिड जो भी होगा. लिक्विड है तो इसके पार्टिकल्स भी पास होते हैं, लेकिन सॉलिड से थोड़ा सा इनमें गैप होता है, बट ज्यादा गैप नहीं होता कि गैसेस जितना गैप. ठीक है. तो इसको भी मैं अगर मान लो पानी ले रखा किसी बोतल में, उसके ऊपर प्रेशर लगाती हूँ. ठीक है. डज इट चेंज, अंडरगोज एनी चेंज इन इट शेप और इट्स डेंसिटी? नहीं ना. वो मान लो वो बॉटल पिचक भी जाएगी लेकिन पानी तो उसके अंदर उतना ही रहेगा. वो हर डेंसिटी सेम ही रहेगी, उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. बट गैसेस पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्योंकि ये इनमें जो डिस्टेंस है इनके पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. तो जैसे ही मैं प्रेशर लगाऊंगी ना, जैसे ही मैं गैसेस प्रेशर लगाऊंगी बाहर से, देन दे विल कम क्लोजर. ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. सो इसकी डेंसिटी में चेंज हो जाता है इससे. मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो सकता है सारे पार्टिकल्स प्रेशर लगा के सारे के सारे पार्टिकल्स, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ पे आ जाए सारे. सो मास पर यूनिट वॉल्यूम जब यहाँ देखेंगे तो वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, यहाँ देखेंगे वो जीरो. तो ऐसे चेंज आ जाएगा डेंसिटी में. दैट इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो मास इसका चेंज हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम. इसीलिए गैसेस की प्रेशर लगाने पे डेंसिटी चेंज हो रही है. दैट इंप्लाइज व्हाट कि गैसेस जो हो गई वो कंप्रेसिबल फ्लूइड हो गई. सो ऑल गैसेस आर कंप्रेसिबल. एग्जांपल पे नाउ कंप्रेसिबल फ्लूइड का तो ये होता है. क्लियर है यहाँ तक? रिप्लाई करो. हाँ. प्रेशर की डेफिनेशन Yes, yes. बताइयो. एक मिनट. हेलो. हाँ कौन बोलो. आरती मुझे शेयर फोर्स जानना था. शेयर फोर्स का एक बार मीनिंग बता देना. शेयर फोर्स आगे आएगा अभी. अच्छा अभी नहीं है. मैंने हाँ नोट्स में लिख रखा है वो Shear आगे है force अभी. along the surface लगता है फ्लूइड के जो वो ये होता है कि ये ना along चीजें आगे आएंगी फिर ना, क्योंकि फिर कॉन्टिन्यूटी बनेगी. ठीक है. है ना. हाँ ये आएगा इसमें. अभी वी आर जस्ट डिफाइनिंग फ्लूइड. ये समझ में आया कंप्रेसिबल फ्लूइड वाला? यस बहुत अच्छा. ठीक है. सेकंड कैटेगरी पे चलते हैं. इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स वही है. ये उसका उल्टा हो जाएगा कि जहाँ पे डेंसिटी चेंज ना हो विद चेंज ऑफ प्रेशर. तो वही है इसकी डेफिनेशन. कंप्रेसिबल में क्या होता था कि डेंसिटी चेंज होती थी विद द चेंज ऑफ प्रेशर, और यहाँ पे नहीं होगी. तो अ फ्लूइड इज वही लिख रखा है. फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल इफ इट्स डेंसिटी डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ द प्रेशर. ठीक है. दैट इज डेंसिटी इज कांस्टेंट. उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम उतना ही रहेगा. मतलब क्या हुआ कि मैं प्रेशर चेंज करे जा रही हूँ फिर भी उस फ्लूइड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसकी डेंसिटी पे. तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स को लिख सकते हो आप वैसे भी बता सकते हो कि प्रेशर डज नॉट हैज एनी इफेक्ट ऑन सच फ्लूइड्स. इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स पे तो ऑल लिक्विड्स आर, ये एग्जांपल है. जैसे कोई भी लिक्विड है स्टैटिक कंडीशन में, मान लो बॉटल की कंटेनर में कुछ रख रखा है, मैंने फ्लूइड रख रखा है, टेबल पे रखा है. सो जितना भी प्रेशर अप्लाई करो वो डेंसिटी उसकी चेंज नहीं होगी. है ना. उतनी ही रहेगी ना उसके अंदर, वो उतना ही भरा ही रहेगा अंदर. स्टैटिक कंडीशन ये इसीलिए बोला गया है. इट इज नॉट फ्लोइंग. तो एवरी all the liquids that are in static condition are example of incompressible fluids. So दो कैटेगरीज पढ़ी हमने फ्लूइड्स की, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल. कंप्रेसिबल में हुआ एग्जांपल रिपीट करना एग्जांपल. इनकम्प्रेसिबल वाला क्या. हाँ. इनकम्प्रेसिबल में क्या है कि whenever I am applying any pressure to the fluid, it does not has any effect on it. मतलब प्रेशर लगा रही हूँ मैं लेकिन उसकी कोई डेंसिटी चेंज नहीं हो रही. मतलब उसका अपोजिट है कंप्रेसिबल का. कैसे? एग्जांपल में मैंने बोला है कि सारे लिक्विड जो होते हैं स्टैटिक कंडीशन में, आई एम नॉट सेइंग कि लिक्विड कहीं पे मतलब ऐसे फ्लो कर रहा है. इट इज इन स्टैटिक कंडीशन. फॉर एग्जांपल एक हमने बॉटल ली है, बॉटल के हमने अंदर मैंने पानी डाल रखा है बंद करके. ठीक है. रखी है बॉटल. इट इज इन स्टैटिक कंडीशन. फ्लो तो नहीं हो रहा है ना लिक्विड कहीं पे, बॉटल के अंदर कंटेन्ड है. ठीक है. अब मैं प्रेशर अप्लाई करती हूँ बॉटल पे, तो उसकी डेंसिटी जो होगी वो सेम ही रहेगी ना. ओके ठीक है. हाँ वो चीज है. आगे समझ में. अच्छा. अब इसमें
एक ये टर्म आई कि डेंसिटी जो है इन फ्लूइड में वो कांस्टेंट रहती है, दैट इज देयर मास पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट डेंसिटी इज कांस्टेंट। फिर ना ये दे रखा था, वैसे हमारे अभी सिलेबस में है नहीं, कि रो अगर डेंसिटी है तो डेंसिटी कांस्टेंट दो टाइप से होती है, एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट होती है और एक वेरिएबल कांस्टेंट होती है, ये बस बता रखा है दो तरीके से, ठीक है। डेंसिटी कांस्टेंट है उसके ये वो है कि टाइप्स कैसे कैसे होगी। नाउ नेक्स्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स कोई दो टाइप्स में बांटा हुआ है, कैसे? अब डेंसिटी कांस्टेंट है तो एक हो सकता है डेंसिटी कांस्टेंट रहे किसी, मान लो कंटेनर में फ्लूइड है मेरा, ठीक है कोई, तो मैं बोल रही हूँ कि हाफ पार्ट में डेंसिटी कांस्टेंट है, हाफ में डेंसिटी कांस्टेंट होगी कुछ नंबर है, मान लो हाफ पार्ट में इसकी डेंसिटी 5 है, ठीक है, और हाफ पार्ट में इसकी डेंसिटी 7। सो थ्रू आउट दैट कंटेनर, थ्रू आउट दैट जहाँ पे वो फ्लूइड है उसमें वो फिक्स नहीं है, बट इट इज फिक्स्ड, ठीक है। तो वही उस तरीके से है कि इफ द डेंसिटी, इनके एग्जाम वो है डिफरेंस, इफ द डेंसिटी कांस्टेंट is same at all points of the fluid, it is said to be homogeneous। हम करते थे ना कि 11th 12th में homogeneous mixture, heterogeneous mixture, homogeneous में ये हो जाता था, समझना चाहे homogeneous मतलब same, homo मतलब same होता है, so सब कुछ मिल जाए ना अच्छे से तो वो homogeneous बोल देते हैं हम वहां पर mixture में कि बिल्कुल मिला हुआ है। तो वही चीज यहाँ पे भी ध्यान रिलेट कर सकते हैं, मतलब अगर डेंसिटी कांस्टेंट जो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, so if density constant is same at all points of the fluid, it is said to be homogeneous incompressible fluid, and if density constant assume different values at the point of the fluid, it is called heterogeneous incompressible fluid। अब आता है कि भाई एक फ्लूइड के अंदर कोई मैंने डाल रखा आरती मैम ये दोबारा कर देना प्लीज। डेंसिटी उसमें कांस्टेंट रहती है फ्लूइड की, इतना क्लियर है? चाहे मैं कितना प्रेशर लगाऊं डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। हाँ हाँ ये क्लियर है, ये क्लियर है। तो अब उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है कि ठीक है डेंसिटी कांस्टेंट है, तो कोई दिमाग में आ जाए बात कि भाई डेंसिटी कांस्टेंट है तो मान लो डेंसिटी उसकी 5 ग्राम है, ठीक है, क्या ये 5 ग्राम पूरे के पूरे फ्लूइड में रहेगी, या फिर हो सकता है थोड़े पॉइंट्स में 5 ग्राम और थोड़े में 7 हो, तो उसको भी इन्होंने डिफरेंट उसमें कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। एक होता है होमोजीनियस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, एक होता है हेट्रोजीनियस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। होमोजीनियस में क्या होता है, जो ये डेंसिटी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है कुछ भी वैल्यू है, वो पूरे के पूरे फ्लूइड में वो सेम रहेगी डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। और ये जो डेंसिटी कांस्टेंट है ये डिफरेंट वैल्यूज ला रही है डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द फ्लूइड में, देन इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कैसे है ना, देख एग्जाम्पल के लिए क्या ले रखा है, अगर मैं वाटर और मिल्क को मिक्स करती हूँ, वाटर और मिल्क को मिक्स कर रहा है, सो वो पूरी, अगर हम देखें किसी भी ग्लास में हमने वाटर और मिल्क लिया है, whenever we mix them तो वो पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं ना, यूं नहीं रहता ना कि जगह जगह पे तुम्हें वाटर दिख रहा है या जगह जगह पे तुम्हें मिल्क दिख रहा है। हेलो, हाँ आ गया। हाँ सुन रहे तो होमोजीनियस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई एम मिक्सिंग वाटर एंड मिल्क, ठीक है, वाटर एंड मिल्क को किसी मैंने ग्लास में मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद क्या देखते हो, ये तो होता नहीं है कि आधी जगह पे मेरा पार्टीशन वाटर का हो गया है, आधी जगह पे मेरा मिल्क दिख रहा है, ऐसे नहीं होता ना, वो पूरी तरह से घुल जाता है ना उसके अंदर, है ना। तो दिस इज होमोजीनियस कि वो बिल्कुल घुल गया है, कोई ये नहीं है कि आधे जगह पे उसकी डेंसिटी वाटर की ज्यादा हो रही है, ठीक है, ज्यादा मतलब वाटर वहां पे दिख रहा है या ज्यादा मिल्क वहां पे दिख रहा है, तो द डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ बोथ मिक्सचर। बट अगर मैं ऑयल और वाटर लेती हूँ, ऑयल वाटर लिया उसके अंदर मैंने ऑयल मिला दिया, तो इफ यू सी कई बार क्या होता है, हमें देखते हैं तो ऑयल की ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं जब मिक्स करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को ना कहीं पे ड्रॉपलेट्स उसकी बड़ी बड़ी दिखती हैं ऑयल की, कहीं पे छोटी छोटी दिखती हैं। अब बड़ी ड्रॉपलेट्स दिखने का मतलब क्या है कि वो ज्यादा ऑयल है, ज्यादा मास हो गया ऑयल का,
एक बार मास के लिए लेते हैं, ज्यादा दिख रहा है तो उसकी डेंसिटी उस पॉइंट पे ज्यादा होगी इन टर्म्स ऑफ ऑयल, और वाटर कम होगा। तो ये चीज है कि एकदम से मिक्स नहीं होता ना ऑयल एंड वाटर, ऊपर ऊपर ऑयल की लेयर बन जाती है, नीचे वाटर रह जाता है, कहीं कहीं पे ऑयल के ड्रॉपलेट्स होते हैं। बट इफ वी कंपेयर इट विद द मिक्सचर ऑफ द वाटर एंड मिल्क, सो इट इज नॉट सेम। तो इसीलिए क्या हो गया, डेंसिटी कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। तो ये डिफरेंस है हेट्रोजीनियस होमोजीनियस में। एग्जाम्पल समझ में आए हैं दोनों के? डिफरेंस कर पा रहे हो? गॉट इट, थैंक किसी यू। को डाउट हो अभी तक प्लीज बोलो। सही है यार। नो डाउट भाई, नो डाउट, बहुत अच्छे। नाउ अब ना इनकम्प्रेसिबल ये एक वो है ऐसे ही हमारी नॉलेज के लिए कि वी जस्ट डिड कि फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है, कि स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। अब वैसे ही जो स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स की इन मोशन होती है वो बोली जाती है हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स क्या होती है? इट इज अ टर्म व्हिच इज ऑफन अप्लाइड टू द साइंस ऑफ मूविंग इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। ठीक है, सो जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जिसमें डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट दोज फ्लूइड्स दैट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इट, ठीक है, उनकी स्टडीज के लिए जो चीज यूज की जाती है वो होती है हाइड्रोडायनामिक्स, स्टडी ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। सो दिस इज द डेफिनेशन। नाउ भाई मैंने ऊपर बोला था कि फ्लूइड इज जस्ट वन थिंग व्हिच इज नॉट बीइंग टर्म्ड एज सॉलिड। सो फ्लूइड यही लिखा हुआ है कि फ्लूइड एग्जिस्ट इन लिक्विड्स एंड गैसेस, दो स्टेट में करता है। अब कोई बोलेगा कि गैसेस कैसे फ्लूइड हो सकता है? बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग एंड डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली व्हेनेवर शियर स्ट्रेस और कुछ भी अप्लाई करते हैं फोर्स। ठीक है, तो फ्लूइड इज लिक्विड एंड गैसेस। नाउ एक थर्ड, ये बुक में तो नहीं मिला मुझे कहीं भी न्यूटोनियन फ्लूइड जो भी था, क्योंकि बुक में सिर्फ यहाँ तक है कि कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल बता रखा था। बट ये सर ने भी बताया, ये सर ने करवा रखा है कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स भी होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लो प्लीज, फिर से प्रॉब्लम हाँ आ रहा है। अब ठीक है। सो न्यूटोनियन फ्लूइड्स थर्ड टाइप का फ्लूइड है, वो क्या होता है? अ फ्लूइड व्हिच सैटिस्फाई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आर कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अभी बस ये समझो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इसके भी आगे है, मैं अभी कर लूंगी स्क्रॉल। तो जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई करे वो ये होता है, टाउ इज इक्वल्स टू ये म्यू du by dy। ठीक है, are called Newtonian fluids. For example, air, water, oil, gases and most common fluids. देखो Newton's law of viscosity क्या होता है? मैंने लिखा हुआ ये रहा। Newton's law of viscosity क्या होता है? इसके लिए पहले viscosity करें क्या? देखो viscosity होती क्या है? Viscosity बताते हैं। Viscosity is the property of the fluid. So it is a property of the fluid, viscosity. Viscosity of a fluid is that property of fluid which offers resistance to the shear stress. It is a kind of molecular frictional resistance. मतलब whenever a force is being applied, ठीक है, so fluid जो है वो जो अपनी तरफ से resistance देता है, ठीक है, वो resistance क्या होता है? वो viscosity होता है। ठीक है, the viscous is the property of the fluid by which it provides resistance to the force being applied, that is shear stress. तो जैसे फ्रिक्शन होती है ना, उसकी तरह ही फ्लूइड में विस्कोसिटी आ जाती है। so it is a kind of molecular frictional resistance. and viscosity जो होती है वो फ्लूइड के पार्टिकल्स के बीच में होती है। ठीक है, it is the property of the fluid which appears in the particle of the fluids whenever a shear stress is being applied. Viscosity समझ में आई? रिपीट करिए एक बार। नहीं आया, थोड़ा सा रिपीट करो प्लीज। Viscosity of a fluid is that property of fluid which offers resistance to the shear stress. मान लो कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, मैंने पेंट ले लिया, पेंट इज अ, तो जैसे मैं पेंट के कंटेनर पे या फिर ये मान लो टेबल पे मैंने पेंट फैला रखा है,
ठीक है, तो मैं shear stress अप्लाई करती हूँ, फोर्स अप्लाई कर रही हूँ एक तरह से कुछ भी, तो पेंट ऐसे तो होगा नहीं कि वो एकदम से ही बह जाएगा पूरा का पूरा, धीरे धीरे करके बहेगा ना, तो वो जो धीरे धीरे करके जा रहा है कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है फ्लूइड। व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग सम फोर्स, वो रेजिस्टेंस जो अप्लाई होता है फ्लूइड के द्वारा, वो क्या होता है, विस्कोसिटी होती है उसकी। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड व्हिच प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है बेसिकली यहाँ पे? जैसे कि मतलब रोकना। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ बोलो। हाँ, आरती ने जैसा बताया, अगर जैसे पेंट हम टेबल पे गिरा रहे हैं और साथ में अगर पानी गिरा रहे हैं, तो पानी ज्यादा फ्लो करेगा फास्टली, तो यहाँ पे पेंट की विस्कोसिटी ज्यादा होगी पानी से। जो फ्लूइड जल्दी से बह जाए ना, उसकी विस्कोसिटी मतलब नेग्लिजिबल जैसी हो गई। पानी है, पानी को मैं फेंकती हूँ, वो अपने आप बह जाता है ना जल्दी सी, थोड़ा सा भी Got it, थोड़ा सा got भी it. force Thank you. लगाऊंगी मैं तो बह जाएगा। बट व्हेनेवर भी लाइक मैंने वो पेंट डाला है कहीं पे और मैं थोड़ा सा टिल्ट कर रही हूँ टेबल को गिराने के लिए, लेकिन वो टाइम लेगा अपना, तो इट मींस कि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, वो अपने आप को बेसिकली हम उसकी एक्चुअली स्पीड की बात कर रहे हैं, फ्लो की स्पीड। विस्कोसिटी में कि जो हमारा लिक्विड होता है ना, उसमें लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो मान लो हमने टेबल पे पेंट गिराया, तो उसमें पेंट की लेयर भी हुई ना, एक के ऊपर एक बनी। फिर मैं जब दोबारा से उसको मान लो पेंट डाल रही हूँ उस पे, या पेंट के ऊपर पेंट कर रही हूँ, तो जो मेरा पेंट थोड़ा मतलब फिर स्पीड कम हो जाती है ना पेंट के ऊपर पेंट करते करते, वो इस वजह से होता है क्योंकि जो नीचे वाली लेयर है उसके मॉलिक्यूल्स जो ऊपर जो पेंट लगा रहे हो उन दोनों के बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच में रेजिस्टेंस लगता है, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा मॉलिक्यूलर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। जो भी है ना, वो लगता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो है वो लिक्विड बहता नहीं है, या कह लो पेंट के ऊपर पेंट नहीं हो पाता है, मतलब इट्स काइंड ऑफ दिस, ऐसे होता है। विस्कोसिटी बेसिकली क्या होती है, फ्लूइड के द्वारा एक अपने आप को जब भी फोर्स अप्लाई करे अपने आप को फ्लो करने से रोकता है ये। हाँ, ये फ्रिक्शन Got it, got it. Thank you. विस्कोसिटी जो होती है वो फ्लूइड के पार्टिकल्स के बीच में होती है। हाँ, विद इन लाइक लिक्विड फ्रिक्शन के जैसा ही है बस। हाँ, फ्रिक्शन फ्रिक्शन होती है ना, हर सब चांद जब मूव करता है तो फ्रिक्शन आती है उसके बीच में। मैंने और कुछ लिखा है यहाँ पर। ओके, देखो, ड्यू टू shearing stress, ये भी पढ़ेंगे क्या है। A viscous fluid produces resistance to the body moving through it as well as between the particles of the fluid. ठीक है, तो whenever a being shearing stress is being applied, तो fluid जो viscous होता है, that means इसके पास viscosity है, produces resistance to the body moving through it, ठीक है, कोई भी बॉडी उसके तरफ मूव हो रही है, as well as between the particles of the fluid, by which it stops itself for flowing. अब समझ में आ रहा है? हाँ, थैंक यू, हो गया क्लियर। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। किसी को डाउट Thank है you. विस्कोसिटी में? नो। मेरे को एक डाउट है, क्या विस्कोसिटी क्या क्वांटिटी पे डिपेंड? विस्कोसिटी नहीं, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, वो तो प्रॉपर्टी है ना, वो तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। कोई फिजिकल उस पे फोर्स नहीं लग रहा है, रेजिस्टेंस कोई फिजिकली नहीं लगाई जा रही, उसकी खुद की एक वो तरह से तुम प्रॉपर्टी ये है कि सोच वो लो, रेजिस्टेंस देखो, प्रोवाइड कर रहा है। कोई हमें अब थोड़ा सा मैं और, कोई हमें मान लो जैसे गुस्सा करता है सामने से, ठीक है, तो कई होते हैं वो चुपचाप बैठ के सह लेते हैं, लेकिन अंदर अंदर उनका पेशेंस भी लग रहा होता है ना, उनकी भी कुछ प्रॉपर्टी आती है, वो भी रोकते हैं अपने आप को कि ना नहीं बोले। कोई होते हैं कि अगर सामने से आ रहा है कुछ थप्पड़ वगैरह तो तुम भी मारो, ठीक है, तो ये फ्लूइड है, ये क्यों नहीं, इसके पास भी कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो इसने ये चीज दे दी कि तुम अगर शेयरिंग स्ट्रेस दे रहे हो तो मैं भी रोकूंगा खुद को, और मैंने रेजिस्टेंस दे दिया, वो विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी ऐसे बोल सकते हैं कि अगर फोर्स आ रही है उसके पास कुछ, तो फ्लूइड के पास भी प्रॉपर्टी है कि वो एक रेजिस्टेंस दे पा रहा है उसको, ठीक है, अपने आप को संभाल पा रहा है, ये बोल लो, बहने से बह जाएगा तो, नहीं तो फंस जाएगा ना। तो दिस इज कॉल्ड विस्कोसिटी। समझ में आ गया इतना? हाँ, बहुत अच्छा यार, मजे भी आ रहे हैं। 20 सर की क्लास में तो कुछ नहीं आता था। अब वो पढ़ा था हमने न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ठीक है, तो उसमें एक टर्म आई थी
न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो वो कुछ ने पढ़ी होगी, कुछ ने नहीं पढ़ी होगी। मैंने नहीं पढ़ी थी तो मैंने सर्च किया और मेरे को ये मिला, तो मैं बताती हूँ होता क्या है। सो न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या थे कि फ्लूइड विच सेटिस्फाइज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आर कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है, हमें ये समझ में आ गया कि विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी इज, फिर से बता देती हूँ कि whenever a shearing stress is being applied, it is basically the resistance provided by the fluid to the shearing stress. ठीक है, so Newton's law of viscosity क्या है? It defines the relationship between the shear stress and shear rate of a fluid subjected to a mechanical stress. So Newton's law of viscosity basically relationship बताता है shear stress के बीच में, shear rate के बीच में. The ratio of the shear stress to the shear rate is a constant for any given temperature and pressure, and it is defined as the viscosity or coefficient of the viscosity. तो ये Newton's law of viscosity है कि the ratio of the shear stress to the shear rate is a constant. ठीक है, दैट मीन्स कि जितना हम shear stress अप्लाई करेंगे उतना ही हमारा shear rate आएगा. ओके, दिस इज अ मैथमेटिकल टर्म्स. The shear stress is proportional to shear rate. मैं बताऊंगी कि shear stress और ये क्या होता है. सिर्फ इसको एक बार देख लो कि ये है क्या. Newton's law of viscosity. It just says that shear stress is directly proportional. ये proportional का साइन है, directly proportional का. So shear stress is directly proportional to, this is shear stress. ठीक है, shear stress is directly proportional to shear rate. This is shear rate. और shear stress को इससे रिप्रेजेंट करने के लिए करता है. Where mu is called, ये जो कांस्टेंट था उसको हमने म्यू से रख दिया. ठीक है ना. अब ये प्रोपोर्शनल है, इट इंप्लाइज व्हाट कि tau इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स दिस shear stress du upon dy. तो वो जो कांस्टेंट था उसको हम म्यू लिख रहे हैं, एंड दिस म्यू इज कॉल्ड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड. ठीक है, और इसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं. आगे जब डेफिनेशन देंगे तो इसका यूज होएगा, तो उसमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टर्म यूज होती है. तो दिस इज विस्कोसिटी, दिस इज shear stress. स्ट्रेस यू नो, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये shear stress, लेकिन ये होती अलग तरह की फोर्स है, वो देखेंगे. और du upon dy क्या होता है? रेट ऑफ shear डिफॉर्मेशन, मतलब shear rate. The shear stress इन फिर बताएगा the shear stress, वही इसकी दूसरे वर्ड्स में इसको बता रखा है क्या होता है. न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी. The shear stress in a flowing fluid is directly proportional to the rate of shear strain. ठीक है, क्लियर है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं हम कि ये बता रहा है कि जो shear स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है shear स्ट्रेन के और रेट ऑफ shear रेट के. shear rate एक्सप्लेन करना क्या है? shear रेट क्या होता है ये तो नहीं पता मेरे को. ये कल ना मैं देख के और फिर बताती हूँ. shear strain और रेट ऑफ shear strain जो भी है. ठीक है, फोर्स का चेंज हो रहा है. स्ट्रेस में है शायद. फॉर्मेशन लेयर कितने डिस्टेंस से चेंज होती है वो होता है शायद. पहली लेयर दूसरी लेयर के रिस्पेक्ट में कितने डिस्टेंस से आगे शिफ्ट हुई या ये होता है कुछ ज्यादा. मैं मुझे देखती हूँ, उनको जो भी मिलता है ना फिर मैं कल डेफिनेशन इसकी लिख के दिखाऊंगी. आरती मैम, एक बार ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में. देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बताता है बेसिकली कि जितनी shear स्ट्रेस होएगी ना किसी भी फ्लूइड में, जितनी shear स्ट्रेस आप अप्लाई करोगे उतना ही shear रेट होगा उसका. ठीक है, और ये मैथमेटिकल टर्म में बताता है कि tau is equals to mu times of du upon dy, where tau is the shear stress, force per unit area applying on a fluid. Mu is the viscosity, or it is also known as the coefficient of viscosity, and du upon dy is shear strain or rate of shear deformation. ये बताता है जितनी ज्यादा shear strain होएगी उतनी ज्यादा shear stress होएगी, जितनी ज्यादा shear stress होएगी उतनी ज्यादा shear strain. ठीक है, और यहाँ से हम एक और डेफिनेशन कर सकते हैं कि विस्कोसिटी वो होती है, ओके, क्या होती है, रेशियो होता है किसका, shear स्ट्रेस का और shear strain का. कि म्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, shear stress डिवाइडेड बाय shear
strain. वही बता रखा था यहाँ पे कि define the relationship between this and this of the fluid. The ratio of the shear stress to shear rate is a constant for any given temperature and pressure. ठीक है, and it is called the viscosity. So viscosity is the ratio of shear stress to shear rate. Clear है इतना? और जो ये सेटिस्फाई, जो फ्लूइड्स इस लो को सेटिस्फाई करे ना, ये वाला, ये जो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी अपॉन डी वाई, वो क्या कहलाते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड. इज इट क्लियर टिल नाउ? हाँ clear हो गया, बिल्कुल, थैंक यू। किसी को डाउट है प्लीज पूछो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी छोटे से छोटा भी डाउट। ये शेयर स्ट्रेस क्या एक तरीके से फोर्स लगाना ही होगा ना? हाँ मतलब हाँ, है। जैसे स्ट्रेस क्या होती है अपनी फिजिक्स में, क्या स्ट्रेस होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो कितनी फोर्स, कितने एरिया में कितनी फोर्स लग रही है, वो ये फोर्स ही लगा रहे हैं। शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, हाँ मतलब शेयर मतलब क्या है? बहुत कम क्वांटिटी में। यार ये तो शायद नाम दिया ये होगा। शेयर का मीनिंग मैंने अभी मैसेज पे डाल दिया, एक बार पढ़। यहाँ भी बता दो। मैं हाँ इसी पर डाला है। ओके ओके, मैं सोची व्हाट्सएप वगैरह पे डाल दूँ। The process of parallel layers sliding past each other is known as shearing. Okay. तो एक तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे फ्लूइड मूव करता है, ठीक है, फ्लूइड जब मूव करता है तो फ्लूइड के अंदर लेयर्स होती हैं। हाँ वही है। तो जैसे वो मूव करेगा तो उन लेयर्स के बीच में, पैरेलल लेयर्स के बीच में जो होती है वो शेयरिंग होती है ना, स्लाइड हाँ करती है। हाँ वही है। अब क्लियर है सभी को ये यहाँ तक? हाँ हाँ। अब फ्लूइड्स, अब मैंने बताया होते क्या है, दैट सेटिस्फाइज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके, एग्जांपल्स क्या क्या है? एयर है, जैसे वाटर है, ऑयल है, गैसेस है। अब मोस्ट कॉमन फ्लूइड जो हम यूज करते हैं ना, जैसे वाटर है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई करेगा कि जितनी मैं, जैसे देखो कैसे कैसे कर रहे हैं, वाटर का एग्जांपल लेते हैं। अब जितनी मैं स्ट्रेस अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, उतना ही वाटर है, एक मिनट, फोर्स लगेगी उस पे, उतना ही वो अपनी विस्कोसिटी दिखाएगा। ठीक है, ओके। सो हमने विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या करी थी कि इट इज अ रेसिस्टेंस व्हेनेवर अ शियर स्ट्रेस इज बीइंग अप्लाइड टू द फ्लूइड, ये था। तो वाटर पे क्या होगा? जितनी ये शियर स्ट्रेस लगेगी, फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगी, बेसिकली फोर्स लगेगी, उतनी ही विस्कोसिटी आएगी। और पर ये भी होगा स्ट्रेन। ये मेरे को समझाना नहीं आ रहा है, कोई प्लीज हेल्प करेगा कि वाटर को कैसे बताएंगे न्यूटोनियन फ्लूइड कि ये सेटिस्फाई करता है लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जैसे जैसे हम लोग शियर स्ट्रेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा शियर स्ट्रेन बढ़ेगा, जो कि एक्चुअली में शियर स्ट्रेस बराबर कब हो जाएगा? दोनों की मतलब व्हेन जो शियर स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेस है सॉरी ना, वो कब है? हमारा डेफिनेट वैल्यू होगा वो फॉर्मूला वाइज म्यू इनटू शियर स्ट्रेन, ये स्ट्रेन है ना, यही होगा। शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन आइसोमॉर्फिक होते हैं। जितनी स्ट्रेन लगेगी ना, देखो हाँ, बेसिकली जितनी स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन लगाएंगे ना, उतनी शियर स्ट्रेस आएगी, ये। एंड द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन इज बेसिकली आवर विस्कोसिटी, है ना?
तो जितनी स्ट्रेस लगाते जा रही हूँ मैं उतनी ही shear स्ट्रेस आती जा रही है, और जितनी shearing स्ट्रेस आती है तो विस्कोसिटी भी आती है उस फ्लूइड की। तो ऐसे ये सेटिस्फाई हो रहा है ना अब, समझ आ रहा है? विस्कोसिटी तो बहन फ्लूइड की अपनी प्रॉपर्टी होती है, जो कि अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। विस्कोसिटी के ऊपर shear स्ट्रेस और shear स्ट्रेन डिपेंड करेंगे, ना कि विस्कोसिटी उन पे डिपेंड करेगी। मतलब जिसने तो देखा था, न्यूटोनियन फ्लूइड्स में हम यही तो बोल रहे हैं ना कि shear stress is isomorphic to shear strain, हाँ, तो यही तो बोल रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट आइसोमॉर्फिक। ठीक है, क्लियर हुआ है ये? कमेंट्स में कुछ लिखा है कि देखो एग्जांपल्स फिर से रिपीट कर रहे हो, थोड़ा समझ नहीं हाँ आया। हाँ हाँ हाँ, बताइए। ये मीनिंग देख लो एक बार, क्लियर हो जाएगा। Shear rate is the rate at which a progressive shearing deformation is applied to some material. शेयर स्ट्रेस का भी है। और shear stress force tending to cause deformation of the material by slipping or falling. शेयर स्ट्रेस फोर्स हो गया जो डिफॉर्मेशन लाता है, और शेयर रेट है उस जिस रेट से डिफॉर्मेशन हो रहा है वो शेयर रेट हो गया। मैं लेमैन लैंग्वेज अगर देखा जाए। अब क्लियर है? फिजिक्स पढ़ लेनी चाहिए थी उन लोग को। और मेरे को एक्चुअली बेयर करना था थोड़ा अच्छे से। हो जाता है यार, काफी टाइम हो गया है। तो shear stress होती है मीनिंग जो ये पढ़ के समझ आ जाएगा। हाँ, देखो shear stress बेसिकली क्या होती है, वो होती है फोर्स की तरह होती है एक। और shear rate क्या होता है, जिस चेन से फोर्स अप्लाई करेंगे फ्लूइड पे, सो इट विल गोज अंडर सम चेंजेस ना। तो जिस रेट से वो चेंज हो रहा है ना फ्लूइड, वो रेट होता है shear rate, व्हेन shearing stress is applied। बेसिकली ये है, और उन दोनों का रेशियो विस्कोसिटी आती है। करेक्ट। ठीक है, तो वाटर और हाँ गैसेस ये बढ़िया था, वाटर और ये बढ़िया था, gases होते हैं, अच्छा समझ में ये आया। भी यही होता है। आगे करें क्या? हाँ 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 और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स दैट डज नॉट सेटिस्फाई द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल को हम करते हैं ना डिस्टिंग्विश, वैसे ही न्यूटन और नॉट न्यूटन, जो वो सेटिस्फाई करता है वो ये नहीं करता। So non-Newtonian fluids, a fluid which does not satisfy Newton's law of viscosity, is called a non-Newtonian fluid. तो अभी क्या है कि जो सेटिस्फाई ना करें, जो फ्लूइड्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को, वो कौन से होते हैं? वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट हुआ, थिक पेंट हुआ, कोलॉइडल सब्सटेंस हुआ, ये सब। These are the examples of non-Newtonian fluids. यहाँ तक क्लियर है? एक बार ये बताना कि मतलब ये कैसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उसको। ये चीज ना मैं अभी बोल रही थी, ये जो टूथपेस्ट वाला एग्जांपल है, ये एक बार ना सर से पूछिए ये चीज। ठीक है, ही विल एक्सप्लेन मोर बेटर इन अ मोर बेटर वे कि कैसे क्या हो रहा है, कि वाटर और ये न्यूटोनियन लॉ ये सेटिस्फाई कैसे कर रहा है, इसको कैसे देखें हम, टूथपेस्ट कैसे नहीं कर रहा है, इसको कैसे एक्चुअली मुझे क्या लग रहा है ना, इसमें टूथपेस्ट के मॉलिक्यूल्स कुछ ज्यादा ही पास रहते हैं ना, वो कुछ मतलब ऑलमोस्ट वो एक लंपी सा पेस्ट होता है शायद, इसलिए उसके लेयर्स में उतनी क्या बोलते हैं फोर्स नहीं लगाते, जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन उतना होता नहीं है। मुझे लगता है कुछ ऐसा ही है। और वाटर एयर ये बहुत थिन लेयर होता है उसमें। फोर्स ज्यादा होता है तभी उनका डिफॉर्मेशन इजी नहीं होता है, ये होगा रीजन। ऐसा भी हो सकता है ना कि टूथपेस्ट जो है इसके पार्टिकल ज्यादा पास होंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन मैं जो वही तो बोल रही थी। हाँ हाँ, तुम बोलो। नहीं वाटर और एयर की जो विस्कोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है हमेशा, कभी भी आप फोर्स लगाओ चाहे ना लगाओ।
पर टूथपेस्ट को आप इन्वर्टेड खड़ा करोगे तो वो बिल्कुल फ्लो नहीं करती, बट अगर आप उसको प्रेस करते हो, स्क्वीज करते हो, तब जाके वो बाहर निकलती है। तो वो न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए टूथपेस्ट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होती है। हम्म। ठीक हाँ ये बट सही है लग रहा है। हाँ ठीक है। तो ये क्लियर है सबको यहाँ तक कि कैसे ये एग्जाम्पल हाँ। ये नॉन न्यूटोनियन का हुआ, ये न्यूटोनियन। नाउ इट्स क्लियर, थैंक यू। हाँ साहिल भारद्वाज, ये तुम्हें क्लियर है? ये मुझे जो दिख रहा है मैं उससे पूछ रही हूँ। कोई और भी रिप्लाई करो कि समझ में आ रहा है। हाँ थोड़ा पूरा हो रहा है क्लियर। हाँ चलो ठीक है, क्लियर है। आगे करें फिर? हाँ यस यस। प्रॉपर्टीज होती हैं फ्लूइड की, वो देखो क्या क्या होती हैं। कोई पूछ ले कि नेम 5 सच प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, सो वी आर हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये ऊपर का रह गया है अभी। हाँ मैं बता रही हूँ ना, ये ऊपर ना थोड़े से। अच्छा ठीक है, ओके देखो ओके। कौन कौन सी होती है फ्लूइड की प्रॉपर्टी। एक तो होता है टेम्परेचर, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर आई जस्ट डिफाइंड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी हो गया, और ये होती है इसकी खुद की इंटरनल एनर्जी, ठीक है, स्पेसिफिक एंट्रोपी एंड स्पेसिफिक एंथैल्पी। एंथैल्पी पता ही है हमें, एनर्जी होती है, और एंट्रोपी इज बेसिकली अ टर्म यूज्ड फॉर मेजरिंग द रैंडमनेस और अनसर्टेनिटी जो भी आती है उसके लिए होती है। स्पेसिफिक एंट्रोपी एंट्रोपी पर यूनिट मास होती है, ठीक है, एंड स्पेसिफिक एंथैल्पी इट इज द एनर्जी पर यूनिट मास। So these are some properties of the fluid: velocity, temperature, pressure, acceleration, ये सब, ठीक है। कोई पूछ ले कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज बताना 5, तो ये बता सकते हो तुम। क्लियर है ये? यस ठीक है। अब हम करते हैं शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, उससे ऊपर अच्छा ऊपर है भी और कुछ भी है। ओके प्रॉपर्टीज में विस्कोसिटी को भी कंसीडर कर सकते हैं ना? लिखा होगा मैंने, शायद नहीं लिखा होगा। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हो गए, प्रॉपर्टीज होगी। उससे पहले ना 2 टाइप्स के फ्लूइड्स होते हैं, और रियल फ्लूइड्स, परफेक्ट फ्लूइड। ओके सो वो देखते हैं हम। रियल फ्लूइड्स क्या होता है? फ्लूइड्स फ्लो फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताया था ना, म्यू से डिनोट कर रहे थे हम, बोला था जो। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू इज नॉन जीरो आर कॉल्ड रियल फ्लूइड्स और विस्कस फ्लूइड्स, जो हमारे नॉर्मल में हम फ्लूइड्स को देखते हैं, ठीक है। सो और इसकी तो फ्लूइड, रियल फ्लूइड्स कौन से फ्लूइड होंगे? फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर नॉन जीरो, मतलब जिसमें कुछ विस्कोसिटी होगी जिनके पास, फ्लूइड्स के पास, दीज आर कॉल्ड रियल फ्लूइड्स। और एक और डेफिनेशन है, फ्लूइड इज सेड टू बी विस्कस व्हेन नॉर्मल एज वेल एज शियरिंग स्ट्रेस बोथ एग्जिस्ट। ये करेंगे, ये दूसरी डेफिनेशन जब शियर स्ट्रेस की आ जाएगी। पहले भी ये समझो कि रियल फ्लूइड होता क्या है। रियल फ्लूइड्स कैसे होते हैं कि फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज म्यू इज नॉन जीरो आर कॉल्ड रियल फ्लूइड्स और विस्कस फ्लूइड्स। और बेसिकली फॉर अंडरस्टैंडिंग यू कैन से दैट फ्लूइड्स which have some viscosity are called fluids. इनके एग्जाम्पल्स क्या है? ऑल नॉन फ्लूइड्स वेदर लिक्विड और गैसेस possesses the property. Every fluid has the property of viscosity, तो वही है, वो विस्कस फ्लूइड्स हो जाएंगे और रियल फ्लूइड्स आ जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड रियल फ्लूइड्स। अभी बट इन ग्रेटली वेरिंग डिग्री, इस लाइन का मतलब क्या है कि आई एम नॉट सेइंग कि मैंने सिर्फ ये बोला है कि विस्कोसिटी जो है उसकी नॉन जीरो होगी, लेकिन वो भी हो सकता है कि कुछ फ्लूइड्स की विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो ये म्यू है वो ज्यादा हो जाए, कुछ कम हो जाए। सो वेरिंग डिग्री में होती है ये विस्कोसिटी, बट दे हैव सम विस्कोसिटी, सो दीज आर कॉल्ड रियल फ्लूइड्स। एंड दूसरे क्या होते हैं? परफेक्ट फ्लूइड। जीरो नहीं हो सकती, ये कहा है ना आपने? हाँ बस नॉन जीरो होगी उसकी विस्कोसिटी, जब दोज फ्लूइड्स अच्छा ज्यादा कम हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जो फ्लूइड्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ना, जब जब उनके पास शियरिंग स्ट्रेस आएगी, दीज आर कॉल्ड
विस्कस फ्लूइड्स और रियल फ्लूइड्स, ठीक है, नॉन जीरो विस्कोसिटी होगी। नाउ नेक्स्ट इज परफेक्ट फ्लूइड। अब नाम से ही पता चल रहा है परफेक्ट, परफेक्ट कुछ चीज होती है क्या दुनिया में? नहीं होती, हर किसी इंसान में कुछ ना कुछ तो कमी होएगी, तो वो एग्जिस्ट नहीं करते, बट ये डेफिनेशन दे रखी है। अ परफेक्ट फ्लूइड आर आइडियल फ्लूइड इज वन फॉर विच म्यू इक्वल्स टू 0, जिसके पास विस्कोसिटी ही ना हो, ठीक है, that will not provides any resistance to the shearing stress. So these are called perfect fluid. जिनका तो क्या इनमें फर्क क्या है? परफेक्ट फ्लूइड ना एक नीचे लाइन भी होगी कि परफेक्ट फ्लूइड ना कोई रियल वर्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, ये लाइन लिखवा रखी है। एंड आइडियल फ्लूइड, परफेक्ट फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड बोलते हैं, ये भी बोल सकते हैं। आइडियल और परफेक्ट फ्लूइड या इनविसिड फ्लूइड इज सेम। An ideal fluid is like a perfectly rigid body which does not exist in nature. तो कोई एग्जाम्पल हम इसका दे नहीं सकते, बट वी हैव अ डेफिनेशन कि परफेक्ट फ्लूइड का होता क्या है, जिसकी विस्कोसिटी 0 हो जाए, वो होती है हमारी परफेक्ट फ्लूइड, ठीक है। ओके, तो दो हमने टाइप करे, एक तो रियल करा, एक परफेक्ट फ्लूइड किया। रियल फ्लूइड क्या हुए? जिसके पास कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगी, दैट मींस the coefficient of viscosity which is being denoted by mu is non-zero, are called real fluids. They have some viscosity, are called real fluids. And perfect fluids, or you can say, और अच्छा, और रियल फ्लूइड्स को क्या बोलते हैं? क्योंकि इनके पास विस्कोसिटी है, कुछ ना कुछ तो विस्कोसिटी है, तो इनको हम विस्कस फ्लूइड्स भी बोलते हैं, दूसरा नाम है, जो याद रह जाए वो बोल देना। विस्कस फ्लूइड्स और रियल फ्लूइड्स क्या होते हैं? फिर से देखो, दे हैव सम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नॉन जीरो, आर नोन एज रियल फ्लूइड्स। और परफेक्ट फ्लूइड्स और आइडियल फ्लूइड्स आर दोस व्हिच डज नॉट हैव एनी coefficient of viscosity, for which mu equals to 0. Mu is coefficient of viscosity. So these are perfect fluids. Clear है ये difference? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और कोई किसी को डाउट हो तो पूछ लो प्लीज। करें आगे? ओके, तो अब पहले हम शेयरिंग स्ट्रेस ही देखते हैं, बहुत बार यूज हो रहा है ना ये। परफेक्ट फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड ना तुम्हारे क्रश की तरह हो सकते हैं। तुम अपने क्रश को कितना ही मैसेज कर लो, उसका मन करेगा तो करेगा, उस पे उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, तो उस दबाव को तुम विस्कोसिटी समझ सकते हो। तो उसकी विस्कोसिटी 0 ही होती है, वो मन करेगा वो करेगी, नहीं मन करेगा वो नहीं करेगी, ठीक है। और वो तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करता क्रश कभी, तो ये परफेक्ट फ्लूइड्स भी एग्जिस्ट नहीं करते। मैंने क्लास जस्ट ज्वाइन किया और मैंने ये सुना है। अच्छा है, अब करती फेबुलस एग्जांपल। हाँ जी, कोई बोल रहा है क्या? कुछ किसी को डाउट है क्या? जो बेस्ट हमारी, मैं बोल रहा था फेबुलस एग्जांपल। मुझे यही याद आया, ये टीचर बेस्ट हमारी, वही कह रहे। मैं ये पूछ रही कि विस्कोसिटी नेगेटिव में भी हो सकता है क्या? इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं है, कल पता करके बताएंगे आपको। क्या करें? वैसे दोनों डेफिनेशन में आपने तो ये कहा है ना, दोनों डेफिनेशन में 2 डेफिनेशन है आपने दिया। नहीं होती विस्कोसिटी नेगेटिव। हाँ 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 करूंगी। अब शेयरिंग स्ट्रेस और ये नॉर्मल स्ट्रेस करते हैं, उससे पहले जो है फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड देखते हैं। अच्छा, परफेक्ट फ्लूइड को एक तो परफेक्ट फ्लूइड बोलते हैं, आइडियल फ्लूइड भी बोलते हैं और इनविस्किड फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है। These are the terms that are being used for real fluids. Okay, so next क्या है हमारे पास? force acting on fluids. कोई बॉडी होती है हमारे पास, ठीक है, हमारी बॉडी है मान लो, तो इस पे भी कई फोर्सेस एक्ट करती हैं, तो इसी तरीके से फ्लूइड्स भी है भाई, फ्लूइड्स भी है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर भी फोर्स होनी चाहिए ना, के साथ भेदभाव नहीं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड्स और डिफरेंट टाइप की फोर्सेस होती है, वो है एग्जांपल। फर्स्ट क्या है? बॉडी फोर्सेस। It is an external force. It is usually given. It acts on each and every particle of the fluid. So body force क्या होती हैं? जो बाहर से हम फोर्स प्रोवाइड करते हैं,
ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स होती है और ये फोर्स दी जाती है, यूजुअली गिवन, एंड इट एक्ट्स ऑन ईच पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड। क्लियर है? ये बॉडी फोर्सेस मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से हम फ्लूइड पे प्रोवाइड करते हैं फोर्स, दैट इज कॉल्ड बॉडी फोर्स। नाउ नेक्स्ट इज फ्लूइड फोर्स। फ्लूइड फोर्स एज द नेम सेज कुछ फ्लूइड की वजह से ही आएगी। तो देखो क्या है, दिस इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, and its net resultant forces occurs on the surface of the fluid. Okay, जैसे टेबल है, टेबल पे मैंने पानी को बिखेर रखा है, तो ये बॉडी फोर्स और फ्लूइड फोर्स। बॉडी फोर्स इज बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से अप्लाई की जाती है, और फ्लूइड फोर्स इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द फ्लूइड। ये खुद की फ्लूइड की होती है, ये समझ सकते हो, समझने के लिए ये हो सकते हैं कि फ्लूइड फोर्स इज बेसिकली ड्यू टू द मोशन ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, और उसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो सरफेस पे लाई करेगा, सरफेस पे होता है। नाउ अब आता है शियरिंग स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है। जैसे देखो मैंने क्या लिया है, मैं मान लो ये मैंने कोई सरफेस लिया है जिसको एस से डिनोट किया है, ठीक है, इस पे फोर्स सपोज यहाँ पे फ्लूइड है ये, ठीक है, तो P कोई पॉइंट है फ्लूइड पे, सरफेस पे यू कैन से, जहाँ पे फ्लूइड है, उसके पास एक, ऊपर मैंने बोला कि फ्लूइड के मोशन की वजह से उसके पास एक फ्लूइड फोर्स होगी। मोशन नहीं लेंगे हम फ्लूइड डायनामिक्स में, एवरी फ्लूइड इज बेसिकली इज टेकन इन मोशन, तो फ्लूइड फोर्स आएगी उसके मोशन की वजह से, और फ्लूइड फोर्स ना हमेशा अलोंग द नॉर्मल कंपोनेंट होता है। तो देखो ये फ्लूइड फोर्स आई है मेरी, फ्लूइड की है जो, अब हम फोर्स के कंपोनेंट्स को ब्रेक करते हैं ना, वैसे ही इस फोर्स को मैं ब्रेक कर रही हूँ। एक तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा और एक इसका नॉर्मल होगा, है ना, इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ ना इस फोर्स को, अलोंग टेंजेंशियल पे और अलोंग नॉर्मल पे। तो ऐसे ही मैंने इसके दो कंपोनेंट्स ले लिए, दिस इज अ फ्लूइड ऑन द सरफेस एस, दिस इज सम पॉइंट P ऑन द फ्लूइड। अब फ्लूइड के मोशन की वजह से फ्लूइड फोर्स आ गई, इस फ्लूइड फोर्स को मैंने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, एज यू कैन डू इट। सो फ्लूइड फोर्स को एक मैंने टेंजेंशियल कंपोनेंट ले लिया, एक मैंने नॉर्मल कंपोनेंट ले लिया। इसका जो टेंजेंशियल होता है ना वो तो शियरिंग फोर्स हो जाती है, और जो नॉर्मल होता है ना वो उसकी नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट करने वाली फोर्स हो जाती है। और यही शियरिंग फोर्स, जो ये फोर्स होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है, यही फोर्स पर यूनिट एरिया आपकी शियरिंग स्ट्रेस हो जाती है, ठीक है। और ये जो नॉर्मल डायरेक्शन में आता है इसका कंपोनेंट, वो फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉर्मल स्ट्रेस। सो बेसिकली किसी भी फ्लूइड पार्टिकल के पास ड्यू टू इट्स फ्लूइड फोर्स दो टाइप की फोर्स आती है, बेसिकली स्ट्रेस आती है। पर यूनिट एरिया लोगे फोर्स को तो वो स्ट्रेस पे हो जाता है। और दो टाइप की कौन सी स्ट्रेस है, शियरिंग स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस जो होता है वो अलोंग टेंजेंशियल एक्ट करती है, और नॉर्मल स्ट्रेस होती है वो उसके अलोंग नॉर्मल होती है, सरफेस के नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। सो वही लिख रखा है यहाँ पे कि वी कंसीडर फ्लूइड एलिमेंट एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस एस। ये सरफेस लिया था मैंने, यहाँ पे फ्लूइड एलिमेंट लिया था। लेट P बी एनी पॉइंट ऑफ एस, P कोई पॉइंट है सरफेस का। एट P फ्लूइड फोर्स इज एक्टिंग, फ्लूइड फोर्स तो हमेशा एक्ट करती है बिकॉज फ्लूइड फोर्स इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द फ्लूइड, तो वो तो होएगी हमेशा। सो एट P फ्लूइड फोर्स इज एक्टिंग व्हिच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये एरो है। Now we resolve this force along tangential and normal direction। ये मैंने रिजोल्व कर लिया, ये टेंजेंशियल है, ये नॉर्मल है। Now the tangential force, इस फोर्स का टेंजेंशियल जो कंपोनेंट होगा, जो टेंजेंशियल फोर्स होगा, बेसिकली दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द शियरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। सो दिस टेंजेंशियल फोर्स इज अ कंपोनेंट ऑफ द फ्लूइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द शियरिंग स्ट्रेस। वेयरएज अब फ्लूइड फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक किया था तो एक नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल डायरेक्शन में भी कंपोनेंट आया था, एंड दिस नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द नॉर्मल स्ट्रेस। सो शियरिंग स्ट्रेस हमेशा टेंजेंशियली एग्जिस्ट करती है, टेंजेंशियली होती है, और नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल डायरेक्शन में होता है।
ठीक है। और एक आगे भी एक लाइन है कि फ्लूइड फोर्स जो होती है किसी भी फ्लूइड की, वो इन द डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एग्जिस्ट करती है। ऐसे नहीं कि मैं इस फ्लूइड फोर्स को यहाँ पे एक्ट करवा दूं, ये करती है ऐसे ही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। क्लियर है? तो फ्लूइड फोर्स जो होती है किसी भी फ्लूइड की, वो अलोंग द नॉर्मल एक्ट करती है। तो फिर हमें उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या थी? क्या क्या फिर हमको उसको रिजॉल्व करने की जरूरत थी क्या थी? शायद ये बोलना चाह रहा है कि ना ये यूं नहीं है कि टेंजेंशियली एक्ट करती है, जितना मुझे लग रहा है कि इधर की तरफ नहीं होएगी, वो इधर अपवर्ड डायरेक्शन में होएगी। मुझे जो लग रहा, मैं शुरू से यही सोची थी, मतलब कि In between है तो क्या? नॉर्मली ही एक्ट होनी चाहिए उसमें, तो टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट शायद आना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। फ्लूइड फोर्स जो होती है वो कंटेनर के ऊपर लगेगी तो वो आउटवर्ड होगा, बट वो जो इनवर्ड फोर्स होगा वो एक्चुअली में जो दो लेयर्स हैं हमारी जो लिक्विड की, तो उनके बीच मतलब उन्हीं मॉलिक्यूल से तो फोर्स जा रहा होगा ना वहां पे, तो वो फोर्स ऊपर वाली लेयर पे जो आएगा वो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, और जो वो अलोंग द अपने खुद के जो उसका कंपोनेंट होगा अपने उसके बीच दो लेयर्स के बीच में, वो शेयरिंग स्ट्रेस होगा। आई थिंक सो ये है, मुझे जहां तक लग रहा है, शायद आई एम नॉट कंफर्म बट मुझे ये समझ लग नहीं रहा है। आया रूपाई मैम, एक बार अगर रिपीट करना है, क्या बोला? मैं मेरे को समझ नहीं आया आपने क्या बोला। मतलब जैसे अगर हमारे पास एक कोई कंटेनर है, मान लो पाइप है, ठीक है, उसमें हम पानी पास कराते हैं, तो वो जो है पाइप के चारों ओर वो मतलब जो है फोर्स डालता है ना, तो वो फोर्स जो वो आता कहाँ से है, वो आता तो लेयर्स पे है ना, और इन लेयर्स पे मोटर के फोर्स से आता है। तो वो जो फोर्स होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, वो कौन से होंगे? एक तो वो जो कि दो लेयर्स के बीच में जो कि शेयरिंग स्ट्रेस होगा, ठीक है, बेसिकली टेंजेंशियली कंपोनेंट ही हो गया ना वो। हाँ हाँ हाँ, मतलब दोनों के पैरेलल, दोनों के जो पैरेलल होगा, और एक होगा जो एक लेयर दूसरी लेयर पे नॉर्मली लगा रही है, या मतलब वही जो फ्लूइड फोर्स है वो नॉर्मली ऊपर वाली लेयर पे लग रहा है या नीचे वाली लेयर पे, तो वो आई थिंक सो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, मुझे जहां तक ये लग रहा है। पता नहीं यार, क्लियर नहीं फ्लूइड फोर्स के ही दो कंपोनेंट है, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस ना। हाँ हाँ हाँ, तो अलग से कोई फ्लूइड फोर्स, मतलब जब वही दोनों अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, टेंजेंशियली और एक नॉर्मल, अलग से कोई फ्लूइड फोर्स तो फिर नहीं बोलेंगे ना। मतलब बेसिकली क्या होता है, हर फ्लूइड में इट इज इन मोशन, उसके मोशन की वजह से फ्लूइड फोर्स आती है, उसी के नॉर्मल और कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट से वी हैव शेयरिंग स्ट्रेस, कांसेप्ट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस। इसका फ्लूइड फोर्स का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा उसकी वजह से शेयरिंग स्ट्रेस आती है, फ्लूइड फोर्स का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा उसकी वजह से नॉर्मल स्ट्रेस आती है। but she's referring to the last line that you said, no, कि fluid force और is किसी ने always भी in the बोला शायद कि direction of नेट normal. फोर्स जो लगेगा वो शायद फ्लूइड फोर्स होगा, पता नहीं किसने बोला। इसको हम लोग थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो ये नेट ही फोर्स होता है ना, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस का जब तुम नेट तो फ्लूइड ही आएगा वेक्टर एडिशन से, वही। हाँ, क्योंकि इसी को तो ब्रेक किया है हमने दो पार्ट, वही चीज है, इसका वही नेट चीज है, रिजल्टेंट लेंगे तो यही फोर्स आएगी ना। वही आएगा। हाँ, ये क्लियर है क्या कि शेयरिंग स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस में डिफरेंस क्या है, कैसे आती है? यस यस क्लियर है।